मेरठ और इटावा, इन दो जगहों पर पिछले 2 दिनों में दलितों के साथ जो घटनाएं हुई हैं वो झकझोरने वाली है। लेकिन सियासत का भी रंग देख लीजिए। मेरठ में तमाम नेता पहुंचे हैं, होड़ है कि कौन सबसे पहले सबसे आगे दिखाई देता है। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि मेरठ में हुआ क्या, कैसे जो तमाम नेता हैं वो मेरठ पहुंचकर दलित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है और क्या पश्चिम में दलित वोट सबसे ज्यादा अहम सभी दलों के लिए है, इसीलिए सभी वहां दिख रहे हैं, जबकि इटावा में जो हुआ है उस पर एक खामोशी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की आगरा में सभा थी, बिजली गुल हुई, 15 मिनट तक भाषण रोकना पड़ा। इन दोनों खबरों का विश्लेषण आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। इस वक्त मेरठ में हंगामा बरपा हुआ है। मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में एक महिला की कथित हत्या हो जाती है। दरअसल वो महिला अपनी बेटी के साथ एक दिन पहले जब खेत पर जा रही थी, तभी कुछ लड़के आते हैं, उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं और उसी कोशिश में जब उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसके साथ मारपीट, हाथापाई और तमाम तरह की चीजें होती हैं, जिसके बाद वो घायल हो जाती है। वहां से लोग उस महिला को लेकर आते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी हम तफसील से भी समझेंगे, लेकिन पहले इस वक्त आप मेरठ के सरधना इलाके के इस कपसाड़ गांव का एक दृश्य देखिए। जैसे ही ये घटना सामने आती है कि एक महिला की मौत हो गई, एक लड़की को उठाकर कुछ लड़के लेकर चले गए और उसके तुरंत बाद ये मामला उतना ही बड़ा सियासी मामला भी बन जाता है। वजह, लड़की दलित बिरादरी से है और लड़का राजपूत बिरादरी से, और ये मामला देखते ही देखते सियासी रंग पकड़ लेता है। इस वक्त भी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक उस मां की लाश उस गांव से नहीं उठ पाई थी, क्योंकि परिवार वालों ने सरकार से मांग रखी थी पूरी तरीके से न्याय की, लड़की की बरामदगी की और परिवार को मुआवजे की। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सबसे पहले अतुल प्रधान पहुंचते हैं। सरधना के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सीधे सीधे सरकार पर आरोप। हालांकि पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है, लेकिन एक एक करके सभी नेता पहुंचते हैं। अब जब अतुल प्रधान पहुंचते हैं तो चंद्रशेखर, चूंकि वो दिल्ली में है, वो शायद पीछे छूट गए, उन्होंने वीडियो कॉल से उस परिवार से बात की, सांत्वना दी, ढांढस बंधाया कि वो परिवार के साथ हैं और जल्द ही उनसे मिलने आए। उधर बीजेपी भी हरकत में आती है। जिले के प्रभारी मंत्री और साथ साथ पूर्व सांसद जो है समाजवादी पार्टी, बीजेपी के संजीव बालियान पहुंचते हैं और शाम होते होते संगीत सोम भी पहुंच जाते हैं। यानी कि लड़की फिलहाल कहां है किसी को नहीं मालूम। पुलिस की 10 टीमें उस लड़के को पकड़ने में लगी हैं, जिसके साथ कहा जा रहा है कि उस लड़की को उसने किडनैप किया है और लेकर के अपनी बाइक से गया है। अतुल प्रधान ने तो यहां तक वादा किया है कि अब वो उस दलित परिवार को सीधे अखिलेश यादव के पास लेकर जाएंगे और उनसे मिलाएंगे। घटना घट चुकी है, लड़की फिलहाल कहां है नहीं मालूम। लड़के वालों का आरोप है कि लड़का और लड़की के बीच पहले से ताल्लुकात थे। इस बात को पुलिस ने भी तस्दीक की है। मेरठ के एसएसपी ने कहा कि लड़की और लड़के के बीच पहले से संबंध थे। लड़के के परिवार का कहना है कि लड़का नाबालिग है, लड़की बालिग है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। लेकिन इन सब के बावजूद उस महिला की मौत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। आखिर जब उस लड़की को लेकर जाया गया है और महिला यानी उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की, हाथापाई की। आरोप यहां तक लगा है कि उसे पीट पीट कर मार दिया गया है। हालांकि उसके बाद वो अस्पताल आई है और अस्पताल में उसका
उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। लेकिन ये पूरा मामला इतना बड़ा हो गया कि अब पश्चिम के इस मेरठ में सबसे ज्यादा सियासत गरमा गई। अब दलितों के सबसे बड़े हितैषी कौन है, इसे देखने और दिखाने की खोड़ सी दिख रही है। समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपना पैठ बढ़ाना है, क्योंकि दलित अगर उसके साथ नहीं आए तो समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिम मुश्किल है। संगीत सोम पिछला चुनाव विधायकी का चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बार मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो भी पहुंचे थे प्रभारी मंत्री के तौर पर। देखें तो संजीव बालियान वहां पहुंचे थे, और संजीव बालियान बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, यानी कि कोई भी दल कम से कम यहां पीछे दिखना नहीं चाहता। अब पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही ढूंढ निकालेगी लड़की कहां है, लड़का कैसे उसे उठा कर ले गया। हालांकि एफआईआर में कई लोगों के अज्ञात के तौर पर उसमें नाम दर्ज किए गए हैं। अब देखना यह है कि इसका खुलासा क्या होता है, क्योंकि परिवार वालों का, लड़के के परिवार का कहना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है, कहा है कि हाँ, इन दोनों के बीच पहले से संबंध थे। लेकिन आखिर माँ अपनी जब बेटी को बचा रही थी तो उसके साथ हुआ क्या, ये बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से कई ऐलान जरूर किए जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रशासन है उसने बहुत कुछ लिखित तौर पर परिवार को आश्वासन दिया है। लेकिन मेरठ में ये घटना हुई, एक दलित परिवार के साथ हुई, एक दलित महिला की मौत होती है, और उसमें जिसे कहते हैं कि ठाकुर और दलित का एंगल ये दिखाई देता है। ऐसे में कम से कम कोई दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी घटना, वो इटावा की घटना है, और इटावा में 2 रात पहले की घटना है, जब दलित परिवार, दलित बस्ती में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। व्यासपीठ पर भागवत कथा का आयोजन दलित बस्ती के बीचों बीच था। अचानक कुछ लड़के, कुछ गुंडे आते हैं और पूरी उस दलित बस्ती में हो रही इस भागवत कथा को तहस नहस कर देते हैं। ढेरों देवी देवताओं और भगवान के चित्र लगे थे, और उसमें एक चित्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। और शायद यही एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से गुस्सा फूट गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में दलितों के बीच खुद से इस भागवत कथा को कराना अपने आप में एक ऐसी बात थी जो अमूमन देखी नहीं जाती। हाँ, ये जरूर है कि अंबेडकर को भगवान के मत तरह मानते हैं, इसलिए देवी देवताओं में उन्होंने अंबेडकर के भी तस्वीर लगा रखी। अब जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके नाम सुन लीजिए। जिन लोगों ने उस भागवत कथा में तोड़फोड़ की, जितने भी म्यूजिक सिस्टम थे, जो लाइट्स थे, जो पूरा मंच सजा था, मंच बना था भागवत कथा के लिए, सब जो तोड़फोड़ किया गया, उसमें जो लोग नामजद हुए हैं उनके नाम रामू यादव, भूरे यादव, संजीव यादव, महेंद्र यादव, इस तरह के नाम। यानी कि अगर आप देखें तो जो जहां दबंग है, जिसकी जहां तादाद ज्यादा है, उन्होंने दलितों के साथ अत्याचार किया है। और ये एक परंपरा भी रही है। परंपरा क्या कहें, ये एक इतिहास रहा है इस तरीके का कि दलितों पर दबंगई दिखाने में उस इलाके की कोई भी दबंग जाति हो वो करती रही। और दोनों खबरें दिखाने का मकसद यही है कि आप देख लें कि मेरठ में क्या हुआ, वहां किस जाति बिरादरी के लोग थे, यहां इटावा में क्या हुआ, वहां किस जाति बिरादरी के लोग थे। ठीक है, मेरठ में इस वक्त सियासत चमकाने की होड़ साफ साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी दल हैं, सपा इसमें सबसे आगे है, मायावती इसमें थोड़ी पीछे छूट गई हैं। हालांकि उन्होंने एक सिर्फ कल ट्वीट किया था और इस सरकार से मांग की थी कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ इटावा में जो हुआ है उसमें सिर्फ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन शायद वहां अभी तक कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंची। इटावा में दलित बस्ती में हो रहे इस भागवत कथा में तोड़फोड़ हो गई, रोक दिया गया, लेकिन वहां अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। शायद वहां की सियासत इजाजत नहीं दे रही। अगली खबर, उधर आज सरकार के लिए एक
कह सकते हैं फजीहत जैसी स्थिति हो गई जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा में जी राम जी के एक सरकारी कार्यक्रम में थे। फतेहाबाद का वो इलाका है और वहाँ पर वो गरीबों के बीच पुरस्कार वितरण, चेक वितरण जैसे कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, कुछ देर के बाद ही बिजली गुल हो गई और ऐसी वैसी भी नहीं, बिजली लंबे समय तक गुल रही, तकरीबन 15 मिनट तक बिजली कटी रही। कार्यक्रम चलता रहा लेकिन 15 मिनट तक उनके भाषण को रोकना पड़ा और बाद में जब बिजली आई उसके बाद उन्होंने अपना भाषण पूरा किया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस फंक्शन में, इस सरकारी कार्यक्रम में बिजली कटी तो लोगों ने खूब हुटिंग की और वहाँ मौजूद लोग एक तरीके से हुटिंग करते हुए दिखाई दिए। बाद में इस पर खुद डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। देखिए ये तस्वीरें, सुनिए उन्हें। मैं आज आगरा के इस धरती से, सती मैया के दरबार से, इन सारे विरोधी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी और माननीय मोदी जी ने जी राम जी कानून बना करके 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। हम तो आभार उनका प्रकट करते हैं। पहले गांवों का विकास, जहां कई गांव के लोग आए हुए हैं, तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।